नमस्कार, मैं सुरेश कुमार, इतिहास व्याख्याता। आज हम भारतीय संस्कृति के मूल आधार नामक बुक में से प्राचीन भारत में शिक्षा के केंद्र के विषय में अध्ययन करेंगे, जिसमें प्राचीन भारत के शिक्षा के केंद्र को दो भागों में बांटेंगे। एक बौद्ध शिक्षा के केंद्र और एक हिंदू शिक्षा के केंद्र। जिसमें पहला है बौद्ध शिक्षा के केंद्र, जिसमें नालंदा, विक्रमशिला, वल्लभी, तक्षशिला। और हिंदू शिक्षा के केंद्र है काशी, कश्मीर, धारा, कन्नौज, अनिल पाटन और कांची। तो इसको हम दो पार्टों में बनाएंगे। पहले पार्ट में हम देखेंगे बौद्ध शिक्षा के केंद्र और दूसरे पार्ट में देखेंगे हिंदू शिक्षा के केंद्र। बौद्ध शिक्षा के केंद्र, जिसमें नंबर 1 है नालंदा विश्वविद्यालय। नालंदा नालंदा बिहार प्रांत में पटना से दक्षिण की ओर स्थित है। नालंदा की ख्याति महात्मा बुद्ध के समय से थी। 500 श्रेष्ठियों ने मिलकर 10 करोड़ मुद्राओं से नालंदा क्षेत्र को खरीदकर महात्मा बुद्ध को अर्पित किया था। बुद्ध के प्रमुख शिष्य सारिपुत्र की ये जन्मभूमि थी। महात्मा बुद्ध ने यहाँ के आम्रवन में कई दिन व्यतीत करके अपने शिष्यों को अपने धर्म की शिक्षा दी थी। कालांतर में अशोक मान ने वहाँ एक विशाल विहार का निर्माण करवाया था। नालंदा का महत्व धीरे धीरे शिक्षा की दृष्टि से बढ़ता गया। 5वीं शताब्दी तक शिक्षा के केंद्र के रूप में इसकी ख्याति हो चुकी थी। समय समय पर गुप्त सम्राटों ने नालंदा के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। सर्वप्रथम कुमार गुप्त 414 से 455 ईस्वी ने शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए यहाँ एक विशाल विश्वविद्यालय भवन का निर्माण करवाया। इस समय से नालंदा की शिक्षा केंद्र के रूप में ख्याति बढ़ने लगी। इसके बाद बुद्धगुप्त तथा गतगुप्त, नरसिंहगुप्त, बालादित्य आदि अनेक गुप्त राजाओं ने इसे अपना संरक्षण प्रदान कर यहाँ बहुत सी इमारतें बनवाई और नालंदा विश्वविद्यालय के शिक्षकों तथा विद्यार्थियों के खर्चे के लिए बहुत सा धन दिया। 7वीं शताब्दी में जब चीनी यात्री फाहियान ह्वेनसांग भारत आया तो उस समय नालंदा विश्वविद्यालय अपनी प्रसिद्धि की पराकाष्ठा पर पहुंच चुका था। नेक्स्ट है विश्वविद्यालय भवन। नालंदा विश्वविद्यालय 1 मील लंबे तथा आधे मील चौड़े क्षेत्र में स्थापित किया गया था। यह क्षेत्र एक विशाल और सुदृढ़ 4 दीवारी से घिरा हुआ था। ह्वेनसांग ने लिखा है कि यहाँ अनेक विहारों का निर्माण किया गया था। इन विहारों में कुछ तो काफी बड़े और भव्य थे, जिनके गगनचुंबी शिखर अत्यंत आकर्षक थे। यहाँ का सबसे बड़ा विहार 203 फीट लंबा तथा 164 फीट चौड़ा था। इसके कक्ष 9.5 फीट से 12 फीट लंबे थे। यहाँ अनेक जलाशय थे जिनमें कमल तैरते थे। विश्वविद्यालय भवन में व्याख्यान के लिए 7 विशाल कक्ष और 300 छोटे बड़े कक्ष थे। विद्यार्थी छात्रावास में रहते थे तथा प्रत्येक कोने पर कुओं का निर्माण किया गया था। इसमें 6-6 मंजिल की इमारतें बनी हुई थी। नंबर 3 है विश्वविद्यालय में प्रवेश। नालंदा विश्वविद्यालय में प्रवेश पाने के इच्छुक विद्यार्थियों के लिए बड़े कठोर नियम थे। प्रवेश पाने के इच्छुक विद्यार्थियों को विश्वविद्यालय के द्वार पर एक परीक्षा में उत्तीर्ण होना आवश्यक था। यह परीक्षा द्वार पंडित के द्वारा ली जाती थी। ह्वेनसांग के अनुसार प्रवेश द्वार पर 8 से 10 विद्यार्थी परीक्षा में असफल हो जाया करते थे और केवल 1 या 2 सफल हो पाते थे। ये देखिए उस समय कितना मतलब जिसको बोलते हैं कठिन परीक्षा रही होगी कि मतलब उसमें केवल 8-10 जैसे 10 विद्यार्थियों को परीक्षा में बैठते तो उसमें केवल 1 या 2 ही सफल होते थे और 8-10 ये सब जैसे कोई 12 विद्यार्थी उसमें बैठते थे तो केवल 1-2 विद्यार्थी सफल होते थे और 8-10 विद्यार्थी असफल हो जाते थे। इतनी टफ
मतलब उस समय प्रवेश परीक्षा होती थी। नेक्स्ट है प्रबंध तथा प्रशासन। यहाँ का प्रबंध तथा प्रशासन आदर्श ढंग का था। इस विश्वविद्यालय में लगभग 10,000 विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त करते थे तथा अध्यापकों की संख्या 1510 थी। विश्वविद्यालय में प्रवेश पाने के लिए व्याकरण, हेतु विद्या, न्याय तथा अभिधम कोश का ज्ञान आवश्यक था। 1010 अध्यापक सूत्र निकायों के में दक्ष थे तथा शेष 500 अध्यापक अन्य विषयों में दक्ष थे। हवनसांग के समय इस विश्वविद्यालय का कुलपति शीलभद्र था। शीलभद्र के पहले धर्मपाल यहाँ का कुलपति था। कुलपति को परामर्श देने के लिए 2 समितियां होती थी। पहली समिति शिक्षा संबंधी कार्यों में तथा दूसरी समिति प्रशासनिक कार्यों में कुलपति को परामर्श देती थी। नालंदा विश्वविद्यालय के पास दान में प्राप्त हुए 200 गांवों की आय थी। नेक्स्ट है पाठ्यक्रम। नालंदा विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म की शिक्षा के अतिरिक्त व्याकरण, तर्कशास्त्र, चिकित्सा, दर्शन, भाषा विज्ञान, तंत्र शास्त्र, योग, शिल्प, रसायन आदि विषय भी पढ़ाते जाते थे। इस प्रकार ये विश्वविद्यालय स्नातकोत्तर शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र था। नेक्स्ट है पुस्तकालय। नालंदा विश्वविद्यालय में धर्मज्ञ नामक एक विशाल पुस्तकालय था। ये पुस्तकालय भवन 9 मंजिला था जिसकी ऊंचाई लगभग 800 फीट थी। इसमें सभी विषयों की पुस्तकों का विशाल संग्रह था। यह पुस्तकालय 3 भागों में विभाजित था: रत्न सागर, रत्नोदधि तथा रत्न रंजक। हवनसांग के अनुसार इस पुस्तकालय में जिज्ञासु तथा अध्ययनशील विद्यार्थियों की प्राय भीड़ रहा करती थी। नेक्स्ट है अनुशासन। यहाँ अनुशासन की ओर विशेष ध्यान दिया जाता था। विश्वविद्यालय का अनुशासन बहुत कठोर था और नियम भंग करने वाले को खूब डांटा फटकारा जाता था और घोर अपराध करने वालों को निष्कासित कर दिया जाता था। विद्यार्थियों के स्नान, अध्ययन, भोजन, शयन आदि का समय निश्चित होता था। नेक्स्ट है शिक्षण विधि। नालंदा विश्वविद्यालय में अग्रलिखित शिक्षण विधियों का प्रयोग करके शिक्षा प्रदान की जाती थी। पहली है मौखिक और पुस्तक व्याख्यान विधि, दूसरी है व्याख्यान विधि, तीसरी है शास्त्रार्थ विधि। नालंदा विश्वविद्यालय के विद्वान आचार्य। विश्वविद्यालय में प्रतिदिन 100 व्याख्यान होते थे। यहाँ के अध्यापक अपने ज्ञान का और पांडित्य के लिए विख्यात थे। धर्मपाल, चंद्रपाल, गुणमती, स्थिरमती, प्रभामित्र, जिनमित्र, आर्यदेव, दिग्नाग, ज्ञानचंद आदि यहाँ के उच्च कोटि के विद्वान आचार्य थे। यहाँ के आचार्यों का संपूर्ण भारत में ही नहीं अपितु विदेशों में भी आदर और सम्मान था। नेक्स्ट है विदेशी विद्वान। हवेनसांग तथा इत्सिंग के अतिरिक्त अन्य अनेक विदेशी विद्वान नालंदा में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए आए थे। इत्सिंग ने यहाँ लगभग 400 ग्रंथों का अध्ययन किया जिनके श्लोकों की संख्या 5 लाख थी। सरमण हिंचियन 7वीं शताब्दी में नालंदा आया और 3 वर्ष तक यही रहा। चेहांग नामक एक अन्य चीनी भिक्षु 7वीं शताब्दी में नालंदा आया और 8 वर्ष तक यहाँ अध्ययन करता रहा। तो ये था नालंदा विश्वविद्यालय जिसके बारे में हमने विस्तार से अध्ययन किया। अब हम पढ़ेंगे विक्रमशिला विश्वविद्यालय। विश्वविद्यालय की स्थापना। विक्रमशिला विश्वविद्यालय बिहार प्रदेश में भागलपुर से 25 मील दूरी पर स्थित था। इस विश्वविद्यालय की स्थापना 9वीं शताब्दी में बंगाल के पाल वंशी शासक धर्मपाल ने की थी। पूर्व मध्य युग के शिक्षा केंद्रों में इस विश्वविद्यालय की सर्वाधिक ख्याति थी। धर्मपाल ने विक्रमशिला में एक महाविहार बनवाकर यहाँ अध्यापन के लिए 108 आचार्यों को नियुक्त किया था। नेक्स्ट है उच्च कोटि के विद्वानों द्वारा शिक्षा प्रदान करना। इस विश्वविद्यालय के विहारों के कक्षों में व्याख्यान हुआ करते थे तथा सदैव दर्शन और धर्म की चर्चाएं आयोजित की जाती थी। यहाँ अनेक उच्च कोटि के विद्वान अध्ययन अध्यापन का कार्य करते थे जिनमें रक्षित, विरोचन,
ज्ञानपाद, बुद्ध, ज्ञान श्री मित्र, रत्नव्रज, दीपंकर और अभ्यंकर आदि विशेष रूप से प्रसिद्ध है। दीपंकर नामक विद्वान भिक्षु के लगभग 200 ग्रंथों की रचना की थी। बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए वे तिब्बत भी गया था। यहाँ शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों ने केवल विद्वता के क्षेत्र में ही ख्याति प्राप्त नहीं की, बल्कि इस विश्वविद्यालय में अध्यापन का कार्य द्वारा अपनी विद्वता का डंका भी बजा दिया था। इनमें रत्नवर्ज, रत्नकीर्ति, ज्ञान श्री मित्र, रत्नाकर शांति तथा अतीश के नाम विशेष रूप से प्रसिद्ध थे। विभिन्न विषयों की शिक्षा प्रदान करना इस विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म विभिन्न विषयों की शिक्षा प्रदान करना इस विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म और दर्शन के अतिरिक्त न्याय, तत्व ज्ञान, व्याकरण आदि की भी शिक्षा दी जाती थी। यहाँ बौद्ध साहित्य के साथ साथ वैदिक साहित्य की पढ़ाई भी होती थी। यह विश्वविद्यालय बौद्धों के वज्रायन संप्रदाय के अध्ययन का प्रमुख केंद्र था। विद्यार्थियों की सुविधा के लिए पुस्तकें भी उपलब्ध की जाती थी। सुदूर प्रदेशों के छात्रों द्वारा अध्ययन करना। देश के ही नहीं बल्कि विदेशों से भी विद्यार्थी यहाँ अध्ययन के लिए आते थे। विदेशी छात्रों में तिब्बत के छात्र अधिक होते थे, जो बौद्ध धर्म और दर्शन का ज्ञान प्राप्त करने के लिए यहाँ रहते थे। शिक्षा प्राप्ति के बाद विद्यार्थियों को उपाधि प्राप्त होती थी और उसके विषय की दक्षता का प्रमाण मानी जाती थी। 10वीं सदी में यहाँ के विद्यार्थियों की संख्या काफ़ी थी, जो नालंदा विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों की संख्या से किसी प्रकार कम नहीं थी। अध्यापकों की संख्या, यहाँ के अध्यापकों की संख्या भी अधिक थी, जो यहाँ के विहारों और आवासों में रहते थे। यहाँ के 6 कॉलेजों में अध्यापकों की संख्या 648 थी। इस प्रकार प्रत्येक कॉलेज में शिक्षा की संख्या 108 थी। नेक्स्ट है विश्वविद्यालय का प्रशासन। विक्रमशिला विश्वविद्यालय का प्रशासन एक अध्यक्ष तथा एक कुलपति द्वारा होता था और विभिन्न विभागों के शासन के सुप्रबंध के लिए विभिन्न सभाएं व समितियां थी। छात्रों के आवास, भोजन आदि का प्रबंध विश्वविद्यालय की ओर से किया जाता था। शिक्षु अध्यापक प्रबंध में हाथ बटाते थे। शिक्षु यानी कि अध्ययन करने वाले शिक्षु अध्यापक प्रबंध में हाथ बटाते थे। नालंदा के समान विक्रमशिला के भी द्वार पंडित होते थे। यहाँ 6 द्वार पंडित होते थे। इन 6 द्वार पंडितों की समिति द्वारा इस विश्वविद्यालय का संचालन होता था, जिसका प्रधान महास्तवीर होता था। 10वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में इस विश्वविद्यालय के प्रथम द्वार पर रत्नव्रज, दूसरे द्वार पर ज्ञान श्री मित्र, तृतीय द्वार पर रत्नाकर रंजित और चतुर्थ द्वार पर वागीश्वर कीर्ति, पंचम द्वार पर नारोपंत तथा छठे द्वार पर प्रज्ञाकर बैठते थे। यानी कि ये अलग अलग इनके 6 द्वार थे, जिन पर 6 द्वार पंडित बैठते थे और जिनका प्रधान महास्तवीर होता था। कौन कौन होते थे एक दफे फिर देखते हैं अपन। प्रथम द्वार पर रत्नव्रज, दूसरे द्वार पर ज्ञान श्री मित्र, तृतीय द्वार पर रत्नाकर रंजित, चतुर्थ द्वार पर वागीश्वर कीर्ति, पंचम द्वार पर नारोपंत तथा छठे द्वार पर प्रज्ञाकर बैठते थे। इस विश्वविद्यालय का समस्त व्यय बड़े बड़े धन संपन्न दानदाताओं के दान एवं भेंट पर आधारित था। यहाँ का पुस्तकालय भी विशाल था, जिसमें असंख्य बहुमूल्य पुस्तकें थी। 1203 ईस्वी में मुस्लिम आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी ने इस विश्वविद्यालय को नष्ट भ्रष्ट कर दिया था। नेक्स्ट है वल्लभी विश्वविद्यालय। यह विश्वविद्यालय काठियावाड़ में स्थित था। चीनी यात्री इत्सिंग के अनुसार यह विश्वविद्यालय उत्तर भारत का एक प्रमुख शिक्षा केंद्र था। 7वीं शताब्दी तक इस विश्वविद्यालय की ख्याति देश के विभिन्न भागों में फैल चुकी थी। इस विश्वविद्यालय में सर्वप्रथम विहार का निर्माण राजकुमारी टड्डा ने कराया था। इसके पश्चात दूसरे विहार का निर्माण राजा धरसेन ने 580 ईस्वी में करवाया था, जिसका नाम श्रीपाद था।
इस विहार का प्रशासन आचार्य स्थिरमती करते थे। इत सिंह के अनुसार ये विश्वविद्यालय भी नालंदा विश्वविद्यालय के समान ही महत्वपूर्ण था। वंशांग के अनुसार इस विश्वविद्यालय में 100 विहार थे जिनमें 6000 भिक्षु निवास करते थे। वल्लभी विश्वविद्यालय में स्थिरमती और गुणमती प्रसिद्ध शिक्षक थे। यानी कि वल्लभी विश्वविद्यालय में स्थिरमती और गुणमती प्रसिद्ध शिक्षक थे। इस विश्वविद्यालय में बौद्ध ग्रंथों के अतिरिक्त तर्क, व्याकरण, व्यवहार, साहित्य आदि विभिन्न विषयों की शिक्षा दी जाती थी। वल्लभी में 100 श्रेष्ठी यानी करोड़पति रहते थे जो इस विश्वविद्यालय को आर्थिक सहायता देते थे। तो नालंदा पढ़ लिया, विक्रमशिला पढ़ लिया, वल्लभी पढ़ लिया, और वेरी इंपॉर्टेंट है तक्षशिला। तक्षशिला का प्रसिद्ध केंद्र प्राचीन काल में तक्षशिला ज्ञान और विद्या के क्षेत्र में बहुत अधिक प्रसिद्ध था। शिक्षा के केंद्र के रूप में इसकी प्रसिद्धि थी। इसकी स्थापना भरत ने की थी और इसका प्रशासन तक्ष को सौंप दिया गया। महाभारत से ज्ञात होता है कि जन्मेजय ने अपना नाग यज्ञ यही संपन्न किया था। इन प्रमाणों से स्पष्ट है कि उत्तर वैदिक काल में ही तक्षशिला एक प्रसिद्ध नगर के रूप में विकसित हो चुका था। नेक्स्ट है धनी और निर्धन दोनों प्रकार के छात्रों द्वारा शिक्षा प्राप्त करना। तक्षशिला में शिक्षा प्राप्त करने की आयु 16 वर्ष की थी। विद्यार्थी उच्च शिक्षा प्राप्त करने 16 वर्ष की आयु में तक्षशिला आया करते थे। यहाँ राजा तथा अन्य धनी लोगों को अपने पुत्रों को शिक्षा के लिए भेजना उपयोगी समझते थे। शिक्षा प्राप्त करने तथा शिक्षा देने में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता था। यहाँ ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य सभी समान रूप से शिक्षा प्राप्त करते थे। धनी तथा निर्धन दोनों प्रकार के छात्र यहाँ शिक्षा प्राप्त कर सकते थे। यहाँ निःशुल्क शिक्षा नहीं थी। यह शिक्षा का शुल्क 1000 कारसापण था। धनी छात्र 1000 कारसापण गुरु को शुल्क के रूप में देते थे तथा गुरु के घर में पुत्र की भांति आराम के साथ रहते थे। शुल्क अदा करके शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थी आचार्य भागदायी कहलाते थे। निर्धन छात्र भी यहाँ शिक्षा प्राप्त कर सकते थे। ऐसे छात्र दिन में श्रम किया करते थे तथा रात्रि में पढ़ते थे। ऐसे विद्यार्थी को दमनते वासिक कहलाते थे। जो विद्यार्थी न तो शुल्क देते थे और न दिन में श्रम करते थे वे भी पढ़ाई कर सकते थे और उन्हें यह प्रतिज्ञा करनी पड़ती थी कि पढ़ाई समाप्त होने पर वे आवश्यक शुल्क चुका देंगे। नेक्स्ट है पाठ्यक्रम। तक्षशिला विश्वविद्यालय में वेद त्रयी, 18 शिल्प, धनुर्विद्या, हस्त विद्या, मंत्र विद्या, चिकित्सा शास्त्र, व्याकरण, दर्शन आदि विभिन्न विषय पढ़ाए जाते थे। 18 शिल्पों में युद्ध कला, व्याकरण, दर्शन, ज्योतिष, भविष्य कथन, मुनिमी, व्यापार, कृषि, रथ चालन, इंद्रजाल, संगीत, नृत्य, चित्रकला आदि विषय सम्मिलित थे। विद्यार्थी अपने आचार्य के निरीक्षण में रहते थे। आचार्य अपने विद्यार्थियों के जीवन को सुधारने पर अत्यधिक जोर देते थे। नेक्स्ट है देश के कोने कोने से आकर विद्यार्थियों द्वारा शिक्षा प्राप्त करना। देश के कोने कोने से विद्यार्थी यहाँ आकर शिक्षा प्राप्त करते थे। इनमें वाराणसी, पाटलिपुत्र, राजगृह, मिथिला, उज्जैनी आदि नगरों के भी विद्यार्थी होते थे जो यहाँ की ज्ञान गरिमा से परिचित होने के लिए आते थे। अनेक सम्राटों तथा प्रसिद्ध विद्वानों ने भी इसी विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की थी। कौशल नरेश प्रसेनजीत, चंद्रगुप्त मौर्य, महान अर्थशास्त्री कौटिल्य, व्याकरण पाणिनि तथा पतंजलि यहाँ से शिक्षा ग्रहण करके अपने अपने क्षेत्र में विख्यात हुए थे। विश्व प्रसिद्ध आचार्यों द्वारा शिक्षा प्रदान करना। संभवतः तक्षशिला में अनेक कॉलेज थे जिसमें लगभग 500 छात्र शिक्षा प्राप्त करते थे।
इन कॉलेजों के प्रधान अध्यापक को आचार्य कहा जाता था। जातक युग में यहाँ नैष्ठिक ब्रह्मचारियों की संख्या बहुत अधिक थी, जो वेद और शिल्प में पारंगत होकर एकांत में रहते थे। तक्षशिला विश्वविद्यालय का महत्व 4वीं सदी ईस्वी तक था, क्योंकि 5वीं शताब्दी में जब फाहियान भारत आया था तो उस समय शिक्षा केंद्र के रूप में तक्षशिला का दीपक बुझ चुका था। इस प्रकार हमने 4 बौद्ध शिक्षा के केंद्रों के बारे में विस्तार से अध्ययन किया था। पहला नालंदा, दूसरा विक्रमशिला, तीसरा वल्लभी और चौथा तक्षशिला। निश्चित ही ये एग्जाम की दृष्टि से बड़े महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।